नेक्स्ट हम करते हैं रिड्यूस मास करेक्शन। तो हमने अब तक जो भी डेरिवेशंस की हैं, ठीक है, रिजल्ट्स किए हैं, वो हमने क्या किया है, m मान के किया है, ठीक है। म्यू को me मान के किया है। जब क्या है, मास को, जो न्यूक्लियस का मास है, हमने उसको इन्फानाइटली हैवी मान के किया है, ठीक है। बट जो न्यूक्लियस का मास होता है वो इन्फानाइटली हैवी नहीं होता है, तो इसकी वजह से हमें म्यू यहाँ पे इंक्लूड करना होगा, न्यूक्लियस का मास भी हमें यहाँ पे इंक्लूड करना होगा। तो म्यू क्या हो जाएगा, m, कैपिटल M, यहाँ पे E हो जाएगा, ठीक है। me क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कैपिटल M क्या है, मास ऑफ द न्यूक्लियस। हमने रेडियस की वैल्यू निकाली है। रेडियस की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे h, ये हो जाएगा, एक्सप्रेशन h स्क्वायर पाई m ई स्क्वायर, यहाँ पे क्या था, ये वैल्यू याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो वाली वैल्यू याद रखो हमने जो अभी की थी 0.53 एंगस्ट्रॉम, साथ में क्या था n स्क्वायर बाई z, ठीक है। ये हम ड्राइव कर सकते हैं जो हमने फर्स्ट 2 पोस्टुलेट्स की थी बोहर्स थ्योरी, बोहर्स मॉडल की। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, m को रिप्लेस करना है किससे, रिड्यूस मास से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई म्यू ई स्क्वायर n स्क्वायर बाय z। तो म्यू को हम लिख सकते हैं h स्क्वायर बाय अल्फ़ा स्क्वायर, सॉरी h स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, m, कैपिटल M प्लस हो जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा मेरे पास, ई स्क्वायर है और n स्क्वायर बाय z है। तो इसको हम लिख सकते हैं me प्लस m बाय m, n स्क्वायर बाय पाई ई स्क्वायर z, और साथ में क्या आ जाएगा, me। मैंने क्या किया, इस वाले टर्म को यहाँ रखा, ठीक है, और me जो भी बाकी टर्म है इसको यहाँ रखा। अब ये वाला एक्सप्रेशन सेम ही है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे अब साथ में क्या हम लिख देंगे, इन्फानाइट। जब हमने मास ऑफ द न्यूक्लियस को क्या माना है, इन्फानाइटली हैवी, तो मैं इसकी जगह पे अब ये लिख सकती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, me प्लस m बाय कैपिटल M, और साथ में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये क्या है, जब मास m है, ठीक है। तो ये टर्म याद रखनी है, ठीक है। जब हमने रिड्यूस मास की करेक्शन की है, ये टर्म क्या है, साथ में एक्स्ट्रा आ रही है। तो रेडियस में जब हम रिड्यूस मास ऐड करेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी साथ में। ऐसे ही जब हम वेलोसिटी में देखेंगे, जो वेलोसिटी में मास तो प्रेजेंट ही नहीं था, ठीक है, वेलोसिटी वाली टर्म में मास प्रेजेंट नहीं था, तो हम उसको, जब मास ही नहीं है तो हम उसको म्यू से कैसे चेंज करेंगे। तो जो वेलोसिटी है, जब मास m है न्यूक्लियस का, या फिर जब मास इन्फानाइट है, तो वो क्या रहेगा, सेम। ये टर्म याद रखनी है क्योंकि वेलोसिटी वाली टर्म में मास नहीं था। तो चाहे हम न्यूक्लियस के मास को m मान रहे हैं या फिर चाहे इन्फानाइट मान रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब जो एनर्जी थी उसमें टर्म आ रही थी, वो क्या थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही थी मास के, ठीक है। En में जो टर्म थी, मैं सिर्फ बाकी टर्म्स नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ m लिख रही हूँ। तो जो
एनर्जी है उसमें जो m आएगा, ठीक है, मैं बाकी टर्म नहीं लिख रही हूँ क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो m है, जो En है, वो m के डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे तो इन्वर्सली था, ठीक है। तो बाकी टर्म्स आएंगी, यहाँ पे जो m है उसको हमने क्या करना है, म्यू करना है। तो जब म्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, एम ई कैपिटल M बाय एम ई प्लस एम। तो यहाँ पे इस m को मैं यहाँ पे ले जा सकती हूँ, जो भी साथ में बाकी टर्म आएगी, ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ क्या किया है, स्मॉल m को कैपिटल M कर दिया, ठीक है। तो जो हमारे पास पहले टर्म बन रही थी उसमें तो स्मॉल m ही था ना, तो स्मॉल m को मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको एम ई प्लस कैपिटल M। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं ई एन जब इन्फिनिट था, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जब कैपिटल M है। सिर्फ m को देखना है, ठीक है, जो बाकी टर्म्स है वो तो सेम एज इट इज़ ही आ जाएंगी। सिमिलरली यहाँ पे जैसे हमने आर एन को रिड्यूस मास की करेक्शन की, फिर वेलोसिटी सेम रहेगी क्योंकि उसमें मास वाली टर्म प्रेजेंट ही नहीं थी। सिमिलरली हमने एनर्जी में देखा, ठीक है। अब देखते हैं हम रिडबर्ग कांस्टेंट किया था, उसमें भी जो m था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था एनर्जी के। तो इसको हम लिख सकते हैं, सेम ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा, जो बाकी टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो सिमिलरली m को ये चेंज करना है, फिर जो एम ई वाली टर्म है उसको हम क्या लिख देंगे, पहले वाला जब हम इन्फिनिट मान के चल रहे थे मास को, वो वाला रिडबर्ग कांस्टेंट। तो यहाँ पे आ जाएगा आर एन इन्फिनिट, ठीक है। या फिर ये मत लिख के यहाँ पे m हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन्फिनिट, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशंस याद रखने हैं, इसको एक साइड पे लिख लेते हैं। हमारे पास रेडियस क्या आया है, ऑपोजिट आया है एम ई प्लस कैपिटल M बाय M। यहाँ पे m है, यहाँ पे क्या है, इन्फिनिट। सिमिलरली वेलोसिटी क्या आई है, सेम आई है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड हमने एनर्जी निकाला है, एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, m बाय एम ई प्लस M, और साथ में क्या आ जाएगा, ई एन जब इन्फिनिट था। फोर्थ हमने रिडबर्ग कांस्टेंट किया, सिर्फ चेंजेस क्या करने हैं, हमने अब तक जो डेरिवेशंस की थी वहाँ पे हमने क्या लिखा था, एम ई लिखा था, उसको चेंज कर देना है म्यू में, ठीक है। उसके बाद एम ई इंटू जो साथ वाली टर्म होगी उसको हम आर, जैसे इसमें आर इन्फिनिट लिख देंगे, ठीक है, इसमें ई इन्फिनिट लिख देंगे, यहाँ पे कैपिटल आर इन्फिनिट हो जाएगा। तो ये थी हमारी रिड्यूस मास की करेक्शंस। अब अगर मैं देखूं, एक होता है हमारे पास पॉजिट्रोनियम एटम, पॉजिट्रोनियम एटम क्या होता है, एटम है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, रिवॉल्व कर रहा है। हमें पता है कि जो न्यूक्लियस में क्या होता है, एक प्रोटॉन होते हैं, एक न्यूट्रॉन्स होते हैं। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूक्लियस में एक ही क्या होता है, प्रोटॉन होता है, और इसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है हाइड्रोजन में। तो पॉजिट्रोनियम एटम में क्या होगा, पॉजिट्रोनियम एटम में आउटसाइड तो एक इलेक्ट्रॉन है, बट इनसाइड न्यूक्लियस के प्रोटॉन नहीं है, यहाँ पे क्या है, पॉजिट्रॉन है, यहाँ पे क्या है,
पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन क्या होता है, एंटी पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो याद रखना है पॉजिट्रोनियम एटम में, ठीक है, सिमिलर होता है हाइड्रोजन की तरह, बट यहाँ पे न्यूक्लियस में प्रोटॉन नहीं होता, यहाँ पे पॉजिट्रॉन होता है, एक पॉजिट्रॉन होगा। पॉजिट्रॉन क्या होता है, एंटी पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन का। अब अगर इसकी हमने एनर्जी निकालनी है या फिर वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, एनर्जी रेडबर्ग कांस्टेंट हो गया या फिर रेडियस निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट निकालते हैं इसका रेडियस। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन होता है दोनों का मास सेम होता है, सिर्फ चार्ज का फ़र्क होता है, इसका चार्ज माइनस होता है और पॉजिट्रॉन का चार्ज प्लस होता है। तो अगर मैं इसका रिड्यूस मास निकालूं तो वो क्या हो जाएगा, एम ई कैपिटल एम, एम ई प्लस कैपिटल एम, यही होता है रिड्यूस मास। तो एम ई हो जाएगा इनटू मास ऑफ, अब न्यूक्लियस में क्या है, सिर्फ एक पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन का मास क्या है, सिमिलर होता है एम ई के साथ। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एम ई प्लस एम ई, ये हो जाएगा 2 टाइम्स एम ई, एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे म्यू क्या आ जाएगा, एम ई बाई 2। तो रिड्यूस मास क्या हो जाएगा, एम ई बाई 2। अब हमने क्या किया है, ये किया है, ठीक है। इसमें हमने किया था कि जो रेडियस होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है म्यू के, यही किया था। यहाँ पे म्यू था और बाकी टर्म थी, ठीक है। अब म्यू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एम ई बाई 2, ये क्या हो जाएगा 1 बाई एम ई, 2 टाइम्स हो जाएगा, साथ में जो बाकी टर्म थी यही थी। फिर हमने क्या किया था, यहाँ पे एम ई को ले जाके जो बाकी टर्म थी उसको हमने क्या लिख दिया था, आर एन इन्फानाइट। यही किया था, ठीक है। अब अगर मैं ये वाला केस देखूं, ठीक है, अगर मैं आर एन इन्फानाइट देखूं, उसकी वैल्यू हमने निकाली थी ये थी 0.53 एमस्ट्रॉन्ग इनटू, यहाँ पे क्या था, एन स्क्वायर बाय जेड, यही आई थी वैल्यू। तो यहाँ पे अगर मैं z को 1 पुट कर दूँ और n को भी, अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट के लिए देख रही हूँ, ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ये हाइड्रोजन के लिए ही हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए, और मास क्या है, इन्फानाइट जब माना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टर्म आएगी उसमें भी हम z को 1 पुट कर सकते हैं और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो रेडियस है मेरा पॉजिट्रोनियम का, वो क्या है, 2 टाइम्स आया है हाइड्रोजन के रेडियस से, ठीक है। सिर्फ आपको याद रखना है कि जो म्यू वाली डिपेंडेंस देखनी है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साथ में टर्म आएगी, रेडियस क्या होता है, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर बाई जेड, यहाँ पे हो जाएगा पाई, म्यू हमने लिख लिया है, ई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। रेडियस की वैल्यू ये होती है। अब मास को म्यू के साथ चेंज किया तो म्यू की वैल्यू हमने पुट कर दी एम ई बाई 2, ये पुट की है, ठीक है। अब n को मैं अगर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए देख रही हूँ तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर मैं फर्स्ट के Z1, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो Z की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन का ही केस है सेम, ठीक है। तो तभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, हाइड्रोजन लिखा है, RH लिखा है। तो याद रखना है कि जो पॉजिट्रॉन का रेडियस होगा वो क्या होगा, 2 टाइम्स होगा रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। सिमिलरली अगर मैं देखूं वेलोसिटी,
अगर मैं वेलोसिटी देखूं, जो वेलोसिटी है वो क्या है, उसमें तो आ ही नहीं रहा है मास, ठीक है। अगर मास वाली टर्म प्रेजेंट ही नहीं है तो इसको हम म्यू के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते। जो मेरे पास वेलोसिटी होगी पॉजिट्रॉन की, पॉजिट्रोनियम एटम की, वही होगी हाइड्रोजन की, ठीक है। हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है या फिर पॉजिट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उन दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। थर्ड पॉइंट है हमारा एनर्जी, ठीक है। एनर्जी को अगर हम देखते हैं तो क्या करना है, एम को एम ई के साथ चेंज करना है, एम ई हो जाएगा एम ई प्लस एम ई। वो वाला फॉर्मूला ना याद करके अगर आप इसमें ही पुट कर सकते हो, डायरेक्ट आ जाएगा। जैसे एम को हमने चेंज करना है एम ई के साथ, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या है, सिर्फ एक ही पॉजिट्रॉन है, तो एम ई के साथ चेंज करेंगे तो एम ई आ जाएगा डिवाइडेड बाय एम ई, तो 2 टाइम्स हो जाएगा और एम ई के साथ एम ई कैंसिल हो जाएगा, तो रेडियस क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई एन इन्फानाइट बाय 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करूँ, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करने के लिए आपको क्या करना होगा, Z को 1 पुट करना है। तो पॉजिट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, हाफ आ रही है, किसकी एनर्जी से, हाइड्रोजन एटम की। नेक्स्ट है मेरे पास रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट को अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा, आर एम, ये आ जाएगा, एम को हमने चेंज करना है एम ई के साथ, आर इन्फानाइट, तो ये आ जाएगा आर इन्फानाइट बाय 2, ठीक है। तो रिडबर्ग कांस्टेंट पॉजिट्रोनियम एटम के लिए क्या आया है, हाफ। तो आपको ये टर्म्स याद रखनी है जब हम रिड्यूस मास करेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये टर्म कैसे चेंज हो जाती हैं। नेक्स्ट हम करते हैं म्यूनिक एटम। म्यूनिक एटम में क्या होगा, म्यूनिक एटम होता है जिसमें हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन एटम में होता है कि एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटसाइड घूमता है न्यूक्लियस के, और एक प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में। बट जो म्यूनिक एटम होगा उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं घूम रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे म्यूऑन घूम रहा होगा, यहाँ पे क्या है, म्यूऑन, सेंटर में क्या होगा, प्रोटॉन। तो याद रखना है म्यूऑनिक एटम में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, म्यूऑन घूम रहा होगा। क्योंकि हमने न्यूक्लियर फिजिक्स में किए हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स में लेप्टॉन्स, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, म्यूऑन्स एंड टाउ, ठीक है। तो म्यूऑन भी क्या है, एक एलिमेंट्री पार्टिकल है। तो सेंटर में न्यूक्लियस में क्या होगा, यहाँ पे प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन नहीं होगा, प्रोटॉन होगा। तो हमारे पास एक म्यूऑन है और एक क्या है, प्रोटॉन है। अब हमें निकालना है इसका रिड्यूस मास। अब अगर रिड्यूस मास नहीं निकालना तो हम सीधे ही इसमें वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। तो एम ई, अब यहाँ पे एम ई नहीं है, फर्स्ट है आर एन एम, यहाँ पे एम ई नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम म्यू प्लस मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन इंटू आर एन इन्फानाइट। अब म्यू और पी हम इसको इलेक्ट्रॉन के मास के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे, जो मास होता है म्यूऑन का वो 207 टाइम्स होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो मास होता है प्रोटॉन का वो 1836 टाइम्स होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास जो मास ऑफ म्यूऑन है वो क्या है, 207 टाइम्स है एम ई के मास से, और एम पी का मास क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन
1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज़ पुट करें तो क्या आ जाएगा, म्यू 207 टाइम्स me प्लस 1836 me हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1836 टाइम्स me। तो me के साथ me कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 186 टाइम्स रेडियस ऑफ, यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर मैं हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करूँ तो यहाँ पे H, ठीक है, सिर्फ H के लिए क्या करना है, Z को 1 पुट करना है। तो जो म्योनिक एटम का रेडियस होगा वो 186 टाइम्स रेडियस ऑफ हाइड्रोजन होगा। सिर्फ आपको याद होना चाहिए कि जो म्यूऑन का मास कितना होता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास कितना होता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसकी वेलोसिटी में क्या है, मास तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो जो वेलोसिटी है वो सेम होगी एज अ हाइड्रोजन एटम। वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। अब निकालते हैं इसकी एनर्जी। एनर्जी क्या हो जाएगी, कैपिटल M की वैल्यू हमने अभी लिखी थी 1836 टाइम्स m ऑफ E डिवाइडेड बाय 1836 टाइम्स me प्लस 207 टाइम्स m ऑफ E। साथ में क्या आ जाएगा, अगर मैं हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करूं यहाँ पे इन्फानाइट, तो ये क्या हो जाएगा 1/86 टाइम्स हाइड्रोजन एटम। तो जो म्योनिक एटम की एनर्जी होगी वो 116 या फिर बोल सकती हूँ हाइड्रोजन एटम का 1/86 पार्ट होगी, ठीक है। लास्ट है हमारे पास रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या होगा, रिडबर्ग कांस्टेंट होगा Rm। ये क्या हो जाएगा, सेम ही है वैल्यूज़ 1836 टाइम्स me डिवाइडेड बाय 1836 टाइम्स me प्लस 207 टाइम्स ऑफ me, और यहाँ पे क्या हो जाएगा H इन्फानाइट। अगर मैं हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करूँ R इन्फानाइट हो जाएगा, तो ये भी क्या आ जाएगा मेरे पास R इन्फानाइट बाय 186 टाइम्स, ठीक है। तो म्योनिक एटम के लिए R इन्फानाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी, R रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, R इन्फानाइट का 186 पार्ट, ठीक है, 186 पार्ट। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। सिर्फ याद रखना है कि पॉजिट्रोनियम एटम में क्या था, इलेक्ट्रॉन था, और एक जो न्यूक्लियस में क्या था, पॉजिट्रॉन था। और म्योनिक एटम में न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन है, और बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर रहा है, क्या रिवॉल्व कर रहा है, म्यूऑन। अब जो बोहर ने अपनी थ्योरी दी थी, उस थ्योरी में सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम को उसने एक्सप्लेन किया है, जो बाकी है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम उसको एक्सप्लेन नहीं किया है। बट जो आगे मेरे पास थ्योरी आएगी, और जो बोहर मॉडल ने जो थ्योरी दी थी वो फाइन स्ट्रक्चर था हाइड्रोजन एटम का, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इससे आगे एक थ्योरी बनी थी मेरे पास, विल्सन समरफील्ड थ्योरी। उसने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है, बोहर ने माना था कि वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, बट इस थ्योरी ने क्या माना, विल्सन ने माना कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट के साथ साथ किस में घूम रहा है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है। वो क्या है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में भी घूम रहा है। तो इसकी कुछ लिमिटेशन की वजह से मेरे पास नेक्स्ट थ्योरी आई थी विल्सन समरफील्ड थ्योरी।
ठीक है। तो इसने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट के साथ साथ एलिप्टिकल ऑर्बिट में भी घूम रहा है। जो इसका जो रिज़ल्ट था, ठीक है, वो रिज़ल्ट हम सीधे ही लिख रहे हैं क्योंकि वो बहुत लेंथी रिज़ल्ट चला जाएगा और वो क्लासिकल में भी कर चुके हो आप। B/A किसके इक्वल हो जाएगा? K/N के। B और A क्या है? A है मेरे पास मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स। A क्या है मेरे पास? मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स। B क्या है मेरे पास? माइनर एक्सिस ऑफ एलिप्स। ठीक है, तो ये एलिप्स है, ये मेरे पास A हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? B। K क्या है मेरे पास? क्वांटम नंबर है। N क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। K को हम बोलते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। N क्या है मेरे पास? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। K क्या है मेरे पास? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी वो क्या होगी? NR प्लस K। ठीक है, अब किस पॉइंट पे एलिप्स बनेगी, किस पॉइंट पे सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा, ठीक है, वो हमें इस इक्वेशन से पता चल जाएगा। अब अगर B/A, ठीक है, अगर K/K और N की वैल्यू सेम हो जाए तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? B को मैं ये लिख सकती हूँ। अगर सेमी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस इक्वल हैं तो वो क्या बन जाएगा? सर्कल बन जाएगा। तो फर्स्ट है मेरे पास, अगर यहाँ पे NR की वैल्यू निकाल सकती हूँ मैं, N-K। एक पॉइंट याद रखना है कि जो N की वैल्यू है वो 1 2 3 से स्टार्ट होगी और K की वैल्यू, ठीक है, आगे हम क्वांटम नंबर करेंगे, जो K की वैल्यू है वो एक कम होती है N से, बट इस केस में इसकी वैल्यू 1 2 3 अप टू सो ऑन ही होगी। ठीक है, N की वैल्यू भी 1 2 3 से स्टार्ट होगी, K की वैल्यू भी 1 2 3 से स्टार्ट होगी। यहाँ पे 0 से स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि जो 0 से स्टार्ट नहीं हो रही, क्योंकि अगर ये 0 से स्टार्ट हुई K की वैल्यू, ठीक है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में ना घूम के क्या है, ऐसे पास हो जाएगा न्यूक्लियस से। ठीक है, अगर K की वैल्यू 0 हुई तो न्यूक्लियस सर्कुलर ऑर्बिट में ना घूम के सेंटर से पास हो जाएगा। ये तो पॉसिबल नहीं है, तो K की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ठीक है, N क्या है? हमें ऑर्बिट बता रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट, टू सेकेंड ऑर्बिट एंड थर्ड ऑर्बिट। तो NR की वैल्यू क्या है? N-K है। अगर NR की वैल्यू 0 हो जाए, इसकी वैल्यू 0 कब होगी? जब N और K क्या हैं? इक्वल होंगे। जब भी मेरे पास N और K इक्वल आ रहे हैं या फिर NR की वैल्यू 0 आ रही है, उस केस में मेरे पास क्या बनेगा? सर्कल। उस केस में इलेक्ट्रॉन किस में घूमेगा? सर्कुलर ऑर्बिट में। ठीक है, अगर मेरे पास NR की वैल्यू 0 नहीं है, जो भी बाकी केस है जिसमें NR की वैल्यू 0 नहीं है, दिस मीन्स NR नॉट इक्वल्स टू K, तो उस केस में, ठीक है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन किस में घूमेगा? एलिप्स में। ठीक है, पॉइंट्स याद रखने हैं कि जब NR इक्वल्स टू 0 है तो मेरे पास N किसके इक्वल है? K के। तो यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रॉन किस में घूमेगा? सर्कुलर ऑर्बिट्स में। सेकेंड केस क्या है? जब NR की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास? N नॉट इक्वल्स टू K। दिस मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? एलिप्स में घूमेगा। ठीक है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा। तो ये याद रखने, और इस थ्योरी में भी यही बताया था कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट के साथ साथ एलिप्टिकल ऑर्बिट में भी घूम रहा है। अब इस रिलेशन से हम फाइंड कर सकते हैं उन दोनों में रिलेशन। ठीक है,
जो रेडियस होता है हमने अभी किया था वो होता है एन स्क्वायर टाइम्स ए नॉट। एक ए नॉट क्या है, बोहर रेडियस, अगर मैं हाइड्रोजन की बात कर रही हूँ, ठीक है, nth ऑर्बिट में। तो यहाँ से हमें रेडियस पता चल सकता है ऑर्बिट का, ठीक है, वीकेस्ट ऑर्बिट। जैसे n की वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगा, आर एन की वैल्यू ए नॉट हो जाएगी, n की वैल्यू अगर 2 टाइम्स है तो 4 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इस इक्वेशन से हम फाइंड कर सकते हैं रेडियस ऑफ दी ऑर्बिट। तो अगर ये देखा जाए, ये n है, ठीक है, n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो ये सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड कर रहा है, ना ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पे, ना ये स्पिन क्वांटम नंबर पे, सिर्फ ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड कर रहा है। तो ये टर्म याद होनी चाहिए, आ जाता है एग्ज़ाम में कि रेडियस किस टर्म पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि हम इसको आर एन को लिख सकते हैं ए क्या है, मेरी मेजर एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोजन की बात ना करके, ठीक है, अगर हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अगर आपने किसी और एटम के लिए देखना है तो यहाँ पे जैसे हीलियम प्लस के लिए देखना है तो यहाँ पे Z की वैल्यू 2 पुट कर लेनी है। हम हाइड्रोजन के लिए देखते हैं तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, n स्क्वायर बाय ए नॉट। अब फर्स्ट है कि अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूँ, ठीक है, तो A क्या हो जाएगा मेरे पास, ए नॉट। यहाँ से n की वैल्यू 1 है तो k की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। k की वैल्यू जा तो ऐसे होता है कि k की वैल्यू होती है n-1 तक, 1 से n-1 तक, बट यहाँ पे ज़ीरो वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज अगर ज़ीरो वैल्यू हुई तो इलेक्ट्रॉन का पाथ क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से अगर n की वैल्यू 1 है तो k की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर 1 है तो हमारे पास रिलेशन है b बाई ए इज इक्वल टू, अब दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू ए नॉट हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या है, सेम है, तो सिर्फ सर्कल बनेगा। तो जब भी मेरे पास n एंड 1 की वैल्यू सेम आती है, n नॉट k की वैल्यू सेम आती है, तो मेरे पास क्या बनेगा, सर्कल। तो इलेक्ट्रॉन किस में घूमेगा, सर्कुलर ऑर्बिट में। नेक्स्ट है कि अगर n की वैल्यू 2 हो जाए, अगर n की वैल्यू 2 होती है तो मेरे पास a क्या हो जाएगा, 4a नॉट, ठीक है। अब अगर n की वैल्यू 2 है तो मेरे पास k की वैल्यू क्या पॉसिबल है, या तो 2 पॉसिबल है या फिर 1 पॉसिबल है, 0 पॉसिबल नहीं है। तो अगर k की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे पुट करते हैं b बाई ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं b की वैल्यू क्या हो जाएगी, a, तो a 4a नॉट है और b क्या हो जाएगा, 4a नॉट। तो क्या बनेगा यहाँ पे, सर्कल। इसका रेडियस क्या है, 4a नॉट। ये था जब k की वैल्यू 2 थी। अब k की वैल्यू जब 1 पुट करते हैं तो क्या होगा, k की वैल्यू 1 पुट की, ठीक है, तो b बाई ए क्या हो जाएगा, 1 बाई n की वैल्यू 2 है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, a बाई 2। a की वैल्यू क्या है मेरे पास, 4a नॉट, 4a नॉट बाई 2, तो b की वैल्यू क्या होगी, 2a नॉट। अब मेरे पास a की वैल्यू है 4a नॉट और b की वैल्यू क्या है, 2a नॉट। तो ये क्या बनेगी, एक एलिप्स बनेगी जिसकी सेमी मेजर एक्सिस क्या है, 4 टाइम्स a नॉट और माइनर एक्सिस क्या है, 2 टाइम्स a नॉट। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, एक एलिप्स बन जाएगी, ठीक है, जिसका a क्या है मेरे पास, अगर मैं यहाँ से देखूँ ये क्या है मेरे पास, 4a नॉट और ये क्या है मेरे पास, 2a नॉट। तो ऐसे जब मेरे पास n की वैल्यू 2 है और
ठीक है, n की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे मेरे पास k की वैल्यू या तो 2 हो सकती है या फिर 1। अगर k की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है। अगर k की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे क्या बन रही है, एलिप्स बन रही है। तो n इज इक्वल टू 2 ऑर्बिट के लिए मेरे पास ये बनेगा, एक सर्कुलर ऑर्बिट बनेगा और एक एलिप्टिकल ऑर्बिट बनेगा। अब करते हैं, अगर n की वैल्यू 3 पुट करते हैं, अगर n की वैल्यू 3 पुट की तो मेरे पास यहाँ से a नॉट, यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 a नॉट। अब अगर n की वैल्यू 3 है तो k की वैल्यू क्या हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है और 0 पॉसिबल नहीं है। अगर k की वैल्यू 3 रखती हूँ तो b बाई ए क्या हो जाएगा, 3/3 1 हो जाएगा, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से 9a नॉट आ जाएगा। ठीक है, तो जब मेरे पास k की वैल्यू 3 है तो मेरे पास क्या बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है जिसका रेडियस क्या है 9a नॉट। ये क्या है, एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है 9a नॉट जब k की वैल्यू 3 है। अगर मैं k की वैल्यू 2 पुट करूं, ठीक है, तो b बाई ए क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो b a की वैल्यू पुट करेंगे 9a नॉट इंटू 2/3, तो ये हो जाएगा 6a नॉट और a की वैल्यू क्या है 9a नॉट। तो ये क्या बनेगी, मेरे पास एलिप्स बनेगी। ठीक है, याद रखना है जब n और k की वैल्यू सेम है तो सर्कल बनेगा। अगर n और k की वैल्यू सेम नहीं है तो क्या बनेगी, एलिप्स बनेगी। तो ये क्या है, एक एलिप्स बन रही है जिसकी सेमी मेजर एक्सिस क्या है 9a नॉट और माइनर क्या है 6a नॉट। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा मेरे पास 6a नॉट, ये क्या हो जाएगा मेरे पास ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6a नॉट। ठीक है, अब अगर k की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो क्या होगा, 1 पुट की तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पे 1 आ गया तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3a नॉट। ठीक है, यहाँ पे अब जब k की वैल्यू 1 पुट की तो रेडियस क्या है, सेमी मेजर एक्सिस क्या है 9a नॉट और माइनर क्या है 3a नॉट। तो यहाँ पे एक स्मॉलर एलिप्स बनेगी, एक स्मॉलर एलिप्स बनेगी। ठीक है, क्योंकि a तो सेम रह रहा है बट यहाँ पे b क्या है, उसकी वैल्यू कम हो रही है। सेमी माइनर एक्सिस मेरे पास 3a नॉट हो गई, पहले क्या थी 6 थी, अब क्या हो गई 3a नॉट, ये क्या है 9a नॉट। ठीक है, तो जब n की वैल्यू 3 है तो एक तो मेरे पास सर्कुलर पाथ बन रहा है और 2 क्या है मेरे पास एलिप्टिकल पाथ बन रहे हैं। तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं कि सर्कुलर पाथ के साथ सर्कुलर पाथ कौन से आ रहे हैं। नेक्स्ट हम करेंगे इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स।